नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च माह की करंट अफेयर की, जो कि अपनी रहेगी 16 मार्च से 31 मार्च तक के करंट अफेयर की। इससे पहले एक क्लास और थी मार्च माह की करंट अफेयर की, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देखें। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी 16 से 31 मार्च, यानी कि दूसरी क्लास में मार्च माह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता। क्या है कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है। नीलम यादव, संतोष चौधरी, तरुषी राय और मनस्वी अग्रवाल। इनमें से किसने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता? तो वो जीता है किसने? तरुषी राय ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें नीलम यादव की, तो इनको 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। इसको नीलम यादव को। अगर हम बात करें मनस्वी अग्रवाल की, तो ये क्या है? पर्वतारोही है। और तरुषी राय जो है आपके फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब जीतने वाली महिला है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपके गफरुद्दीन मेवाती, दूसरा तगाराम भील, तीसरा ब्रह्मदेव महाराज और चौथा अनिल बिश्नोई। तो इनमें से किसे वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? अनिल बिश्नोई को किया गया है। किनको? अनिल बिश्नोई को कौन सा वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज, तो इन तीनों को, जो कि राजस्थान के हैं, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको? गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज, इनको जो कि राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अनिल बिश्नोई जो है, जिनको वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करते हैं, 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 किसे प्रदान किया गया? कौन सा? जो 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड है 2025-26 किसे प्रदान किया गया है? तो सीनियर वर्ग में डिम्पल कंवर, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा, सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव और उपयुक्त सभी। यो 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, जो दिया जाता है किसको? राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इनमें से किनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको सीनियर वर्ग की अगर हम बात करें तो डिम्पल कंवर, जूनियर वर्ग की अगर हम बात करें तो तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग की अगर हम बात करें तो रोशेल यादव। ये तीनों ही राजस्थान की महिला क्रिकेटर है जिनको इससे सम्मानित किया गया है। तो डिम्पल कंवर सीकर से संबंधित है, तनिका शर्मा दौसा से है और रोशेल यादव अजमेर से। तो इन तीनों को 7वां सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया है। ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही बने हैं। किस पर? ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही बने हैं। पहला ऑप्शन है आपका मनस्वी अग्रवाल, दूसरा शिवा चौहान, तीसरा वीरेंद्र सिसोदिया और चौथा आकांक्षा शर्मा। तो इनमें से किसने ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराया है? तो किसने फहराया है? वीरेंद्र सिसोदिया के द्वारा ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराया गया है, जिसका आप चित्र देख सकते हैं। इन्होंने फहराया है कहां पर? ओजस डेल सलाडो। अगर हम बात करें ओजस डेल सलाडो की, तो जोधपुर के जो पर्वतारोही है कौन? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने ओजस डेल सलाडो, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 22,615 फीट या 6893 मीटर है।
पर लगभग कितने 100 घंटे में चढ़ाई पूरी करके इन्होंने तिरंगा फहराया। किसने? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि ओजस डेल सार्डो, उस पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। अगला क्वेश्चन है कि 25वें कला मेले का आयोजन 17 से 21 मार्च 2026 को किस स्थान पर किया गया? किसका? 25वें कला मेले का आयोजन कब से कब तक? 17 से 21 मार्च 2026 को किस स्थान पर किया गया है? बीकानेर हाउस, जवाहर कला केंद्र, कामवन और यज्ञपुर। तो कहां पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया है। किसका? कला मेले का। कब से कब तक? 17 से 21 मार्च 2026 तक। 100 से अधिक स्टॉल में कलाकारों की कलाकृतियों का इसमें प्रदर्शन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जिसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब से कब तक? 17 से 21 मार्च 2026। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? कौन सी भाषा का? राजस्थानी भाषा का। जितेंद्र कुमार सोनी, मुकुट मणिराज, भोगीलाल पाटीदार और पूनम चंद गोदारात। किसे दिया गया है? जितेंद्र कुमार सोनी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनकी कृति है इनमें बरखमा, इनकी कृति है, निबंध है, जिसके लिए इनको जितेंद्र कुमार सोनी को पुरस्कार मिला है। कौन है? तो जयपुर के कलेक्टर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। कितने? 24 भाषाएं। हम बात करें राजस्थानी भाषा का तो जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है। इनकी जो कृति है वो भरखमा है, जो कि एक निबंध है। पुरस्कार स्वरूप उत्कीर्ण इनमें ताम्रफलक, शॉल व 1 लाख रुपए इनको प्रदान किए गए। किनको? जितेंद्र कुमार सोनी को। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? किसका? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो विकसित किया जाएगा उसके लिए कितनी राशि का इस प्रावधान किया गया है बजट में? 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए। तो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट होगा उसके लिए कितने? 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और हम बात करें कि ट्राइबल सर्किट में किन किन को शामिल किया गया है, कितना बजट है? तो 100 करोड़ रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया गया है। लक्ष्य क्या है कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में जोड़कर एक ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करना है। क्या है कि जो भी राजस्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है उन सबको एक जोड़ करके एक सर्किट का निर्माण करना है। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय संस्कृति का भी इसमें संरक्षण होगा। तो जो विकसित किया ट्राइबल सर्किट अगर उससे देखते हैं उसमें किन किन को शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया किनको? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि बांसवाड़ा में है, मानगढ़ धाम और बेनेश्वर धाम डूंगरपुर। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर ट्राइबल सर्किट का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत रहेगी 100 करोड़ रुपए। हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की तो यह एक प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के बलिदान और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। और बेनेश्वर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, जहां सोम, माही, जाखम नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम बनाती कौन सी नदी? सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों की त्रिवेणी होती है जहां पर आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर ट्राइबल सर्किट का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत कितनी रहेगी? वो रहेगी 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है? कब से कब तक? दिसंबर 2025 तक। ये जो डेटा है ये आपके इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसके अकॉर्डिंग है। तो दिसंबर 2025 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है? 150 मेगावाट, 207.50 मेगावाट और 250 मेगावाट या 300 मेगावाट। तो कितनी है दिसंबर 2025 तक? तो वो है आपके कितनी? 207.50 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी?
207.50 मेगावाट। बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा नीति जो बनी है वो कब लागू की गई थी? वो की गई थी आपके 29 सितंबर 2023 को नीति लागू की गई थी, जिसका उपयोग सरसों का भूसा और प्रोसोपिस जूलीफोरा, जिसको क्या बोलते हैं, विलायती बबूल, इनका इसमें उपयोग किया जाएगा। किसका? जो भी आपके सरसों का भूसा रहता है उसको, और जो विलायती बबूल है उसका इसमें उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम से इसकी स्थापित की जाती है। दिसंबर 2025 तक 20 संयंत्र में कुल क्षमता कितनी है? तो 207.50 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगर लक्ष्य की हम बात करें तो 2023 तक प्रति वर्ष 2000 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक कितना? 2000 किलो टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य अपने को हासिल करना है। तो आप पूछा गया है क्वेश्चन कि 2 दिसंबर 2025 तक कितनी हुई है? तो 207.50 मेगावाट क्षमता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? किसका? राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो राजस्थान मंडपम का जो निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा कहां पर? जयपुर में किया जाएगा। और किस तर्ज पर किया जाएगा? नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, कहां पर? नई दिल्ली के नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसकी तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा, जो कि कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। यह जयपुर में द्रव्यवती नदी के किनारे बनाया जाएगा। कौन सी नदी किनारे? तो जयपुर की जो द्रव्यवती नदी है उसके किनारे पर बनाया जाएगा। जिसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है कौन? अनूप बर्तियार। कौन है? अनूप बर्तिया इसके वास्तुकार है। भारत मंडपम की तर्ज पर, देखो किसकी? भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में बनने वाले राजस्थान मंडपम में देश का सबसे बड़ा, किसका? देश का सबसे बड़ा 7000 सीटों का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। कितनी? 7000 सीटों का कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? पद्म मंडपम इसका नाम रखा जाएगा। क्या? पद्म मंडपम इसका नाम रखा जाएगा। साथ ही राजस्थान मंडपम में 4 ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। कितने? 4 ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे, जिनका नाम क्या रहेगा? वैदिक। ऑडिटोरियम का नाम क्या रहेगा? वैदिक। और जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा उनका नाम क्या रहेगा? पद्म मंडपम। इसका निर्माण एजेंसी कौन कर रहा है? तो रिको और एनबीसीसी मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। कौन? रिको और एनबीसीसी, भारत सरकार के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? जयपुर में द्रव्यवती के नदी के किनारे पर भारत मंडपम की तर्ज पर। जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा उसका नाम तो रहेगा पद्म मंडपम, और जो ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे उनका नाम रहेगा वैदिक। और इसके वास्तुकार कौन है? तो अनूप भरतिया इसके वास्तुकार है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं पशुपालक सम्मान योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। क्या पूछा है? कौन सी? पशुपालक सम्मान योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। कौन सी योजना है? पशुपालक सम्मान योजना। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यह योजना राजस्थान पशुपालन निदेशालय द्वारा लागू की गई है। क्या है? राजस्थान पशुपालन निदेशालय के द्वारा योजना लागू की गई है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों को 1 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को, जिला स्तर पर 2 पशुपालकों को 25,000 और पंचायत समिति स्तर पर, इस पर पंचायत समिति स्तर पर पशुपालकों को 10,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। इनमें से कौन सा आपका असत्य है? तो जो असत्य ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। इसमें राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों को 1 लाख की राशि नहीं देगा। कितनी? 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी? 50,000 रुपए की इसमें राशि दी जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन इसमें असत्य होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो पशुपालक सम्मान योजना में राज्य स्तर पर कितना पुरस्कार मिलेगा? 50,000। जिला स्तर पर कितना पुरस्कार मिलेगा? 25,000। और पंचायत समिति स्तर पर जो पुरस्कार दिया जाएगा कितने? 10,000 रुपए का इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 फैक्ट दिए हुए हैं, चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है।
पशुपालक सम्मान योजना में पंचायत समिति स्तर पर कितना पुरस्कार दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कितना, 10,000 रुपए। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का पहला, किसका, राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क व एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क व एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का कहाँ स्थापित होगा, भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर और जयपुर। तो कहां पर स्थापित होगा, ये स्थापित होगा कहां पर, आपके जोधपुर में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि मिनी फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा कहां पर, जोधपुर में, जो कि राजस्थान का कौन सा है, पहला है। कौन सा है, पहला। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। देखो सारी चीज में दे रखी है कि जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम जो आयोजित हुए थे कहां पर, जर्मनी में, उसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक किसने जीते। पहला ऑप्शन है किशन कच्छावा, दूसरा रामदेव सिंह मिल, तीसरा योगेश माथुर और चौथा रिद्धि पारिक। इनमें से किसने पदक जीते हैं, तो किसने जीते हैं, रामदेव सिंह मिल ने पदक जीते। देख सकते हैं आप रामदेव सिंह मिल का इसमें चित्र दर्शाया गया, जिनके हाथ में मेडल भी है। तो इन्होंने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। कहां पर आयोजित हुई थी, जर्मनी में। रामदेव सिंह अगर हम मिल की हम बात करें तो कहां से, कंवरपुरा सीकर से रहने वाले हैं। उनकी उपलब्धि क्या है कि इन्होंने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के साथ ही 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो टोटल कितने, 4 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य इसमें शामिल है। विशेष पहचान क्या है कि अंग प्रत्यारोपण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, इनके अंग प्रत्यारोपण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने में वाले खिलाड़ी। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो मन की बात का 131वां एपिसोड है, उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। तो किसने, रामदेव सिंह मिल ने, जो कि कंवरपुरा सीकर के हैं, इन्होंने किसमें, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 जो कि जर्मनी में आयोजित, उसमें इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य। इस प्रकार इन्होंने 4 मेडल जीते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी बात भी की गई है मन की बात एपिसोड में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहां शुरू किया गया है। कौन सा, कि प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहां शुरू किया गया है, जोधपुर एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट और कोटा एयरपोर्ट। इनमें से किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है, कहां पर किया गया है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कौन सा, उड़ान यात्री कैफे, कौन सा उड़ान यात्री कैफे कहां पर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान में शुभ शक्ति योजना, कौन सी, शुभ शक्ति योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। कौन सी योजना है, शुभ शक्ति योजना जो है उसके तहत कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका 25,000, दूसरा 1 लाख, तीसरा ऑप्शन 45,000 और चौथा ऑप्शन 55,000। तो जो राजस्थान की शुभ शक्ति योजना है उसके तहत जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 55,000 रुपए की इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर हम बात करें योजना की, योजना का जो उद्देश्य है कि श्रमिक परिवारों की जो पुत्रियां हैं या महिला बालिकाएं हैं, उनके सशक्तिकरण करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसकी पात्रता क्या है कि पंजीकृत श्रमिकों की अविवाहित वयस्क पुत्री, 18 वर्ष से ऊपर की जो अविवाहित महिला है या बालिका है, उनको इसमें शामिल किया गया है और इसमें 55,000 रुपए की एक मुश्त राशि उनको प्रदान की जाएगी। तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य योजना है कौन सी, शुभ शक्ति योजना। आगे हम बात करते हैं श्री जी के हनुमान जी प्रतिमा का लोकार्पण रामनवमी के दिन किस स्थान पर किया गया है। आप देख सकते हैं
हनुमान जी की मूर्ति, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपका सांचौर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा नंदगांव और चौथा यज्ञपुर। तो इनमें से श्री जी के हनुमान जी की जो प्रतिमा है इसका लोकार्पण कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो लोकार्पण हुआ है कहाँ पर हुआ है? नाथद्वारा में इसका लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर? नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजस्थान में रामनवमी के अवसर पर कितनी ऊंची? देखो 131 फीट ऊंची। कितनी? 131 फीट ऊंची श्री जी हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। ऊंचाई 131 फीट है। राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कितनी? 131 फीट। निर्माण स्थान तो गिरिराज पर्वत पर लगभग 500 फीट ऊंचाई पर स्थित। कहां पर? कौन से पर्वत पर? गिरिराज पर्वत पर है, लगभग 500 फीट ऊंचाई पर उसको स्थापित किया गया है। और उस मूर्ति की हाइट कितनी है? तो वो 131 फीट, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके पास में ही नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, वो भी स्थापित है। कहां पर? नाथद्वारा में ही। इसकी मूर्तिकार की हम बात करें तो नरेश कुमावत इसके मूर्तिकार है। किसके? हनुमान जी की मूर्ति के। इसकी विशेषता क्या है कि प्रतिमा पर जो गोल्डन कलर किया गया है वो कहां से? थाईलैंड से मंगवाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 131 फीट है। कहां पर है? नाथद्वारा में। पास में ही विश्वास स्वरूपम, जो कि शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार है नरेश कुमावत। इस प्रकार से हमने मार्च माह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।